हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ के बारे में। ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी के लिए जो कि एक कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसको हम क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो कि लंग्स में अकर होता है प्राइमरली। और ये टीबी काज होती है बैक्टीरिया से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज करता है हमारे लंग्स में। उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी ये ट्रांसफ़र होकर और दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इसको हम सिंपली टीबी या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ बोलते हैं, जो कि एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती है। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन है। एक होते हैं एक्यूट इन्फेक्शन और एक होते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। यानी जो टीबी है ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्फेक्शन रहता है हमारे लंग्स में। और उसके अलावा ये इन्फेक्शन कुछ ईयर्स तक डोरमेंट स्टेट में भी रह सकता है, यानी डीएक्टिवेट या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, और कुछ सालों बाद वो फिर से एक्टिवेट होकर लंग्स में इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो इसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल काज है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेटिव एजेंट है टीबी का। प्राइमरी साइट की अगर हम बात करें तो प्राइमरली ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स में इन्फेक्शन अकर होता है, उसके बाद दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में अकर होता है। देन ये एक सिस्टमेटिक डिजीज़ है, क्योंकि टीबी लंग्स के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करती हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स आ गए, बोन्स, जॉइंट्स और दूसरे ऑर्गन्स जिनमें टीबी हो सकती है। तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्यूबरक्यूलोसिस के। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी ट्रांसमिशन। तो ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर टीबी डिजीज़ ट्रांसमिट होती है एयरबोर्न रूट से। एयरबोर्न रूट से क्यों? बिकॉज एक तो ट्यूबरक्यूलोसिस वाले जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया है वो एयरबोर्न है, और उसके अलावा टोटली एरोब है, यानी उसको ऑक्सीजन से लव होता है, और इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से वो एयर में रहता है। और जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या फिर कफ करता है तो उस दौरान जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो एयर में रह जाता है, और दूसरा जो हेल्दी पर्सन है जब उसको इनहेल करता है तो उसको भी ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ हो जाती है। सो टीबी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट which contain mycobacterium tuberculosis which are released in the air when an infected person cough, sneeze or talk। सो इस तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ ट्रांसमिट होती है एक अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड पर्सन तक। उसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स की और क्लासिफिकेशन की। तो 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनिशियल ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस, दूसरी होती है इसकी लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, और तीसरी होती है एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस। तो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इनिशियल ट्यूबरक्यूलोसिस। इनिशियल ट्यूबरक्यूलोसिस में इनहेलेशन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो एंटर होता है हमारे लंग्स में थ्रू इनहेलेशन। एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के जो फेगोसाइट्स हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो एल्व्यूलर मैक्रोफाज है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करके रखते हैं, उसको ब्रेक या फिर उसको किल नहीं करते, उसको जस्ट इनगल्फ करके रखते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो स्टिल अलाइव है मैक्रोफाज के अंदर, तो जो वो बैक्टीरिया है उसकी रेप्लिकेशन होगी, यानी मैक्रोफाज के अंदर वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। बहुत सारे जब बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे तो उसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। टी सेल्स एंड मैक्रोफाजेस फॉर्म ग्रेन्युलोमास टू कंटेन द इन्फेक्शन। ओके, सो यहाँ पर सिम्टम्स हमें मिलती हैं, या तो माइल्ड होगी या तो एब्जेंट होगी, लेकिन थोड़ा बहुत फीवर, कफ और फटीग मिल सकते हैं इनिशियल ट्यूबरक्यूलोसिस में, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली मैक्रोफाज ने ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसको उसने कंट्रोल करके रखा है, यानी फेगोसाइटोसिस करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया है वो अभी तक किल नहीं हुआ, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। उसके बाद स्टेट अकर होती है जिसको हम लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस को दूसरे वर्ड्स में हम डोरमेंट फेज भी बोलते हैं, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो डोरमेंट हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस रिमेन डोरमेंट एंड नॉन रिप्लिकेटिंग।
ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो एक तो रेप्लिकेट भी नहीं होता और ये डोरमेंट यानी इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है हमारे लंग्स में। उसके बाद जब इम्यून सर्विलेंस हो जाती है, यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है डेलिकेट बैलेंस टू प्रिवेंट रीएक्टिवेशन। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा कि जो मैक्रोफाजेस हैं वो उसको फेगोसाइड करके रखा हुआ है उसने, ताकि ये बाहर ना निकले और बाहर निकल के लंग को इन्फेक्ट ना करें। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उस दौरान जो बैक्टीरिया डोरमेंट फेज में है वो रिप्लिकेट करेंगे और रीएक्टिवेट होकर ट्यूबरक्यूलोसिस काज करेंगे। उसके बाद साइटोकाइन एंड कीमोकाइन प्रोडक्शन अकर होती है। द इम्यून सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस टू मेंटेन लेटेंसी। अब इस लेटेंट फेज को मेंटेन करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को प्रोड्यूस करता है, ताकि जो बैक्टीरिया की एबिलिटी है रेप्लिकेट होने की वो उसको स्टॉप कर सके, उसको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें। तो जो इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को रिलीज करता है, ताकि ये जो लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस वाला फेज़ है ये मेंटेन हो सके। तो इस फेज़ में आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, एसिम्टोमेटिक पेशेंट मिलेगा विथ नो एपरेंट साइन ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, लेकिन अभी इस पेशेंट के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस प्रेजेंट है, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में है, यानी वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन को हम लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के अंदर या फिर उस बंदे के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको टीबी की साइन और सिम्टम्स नहीं मिलती, तो इसको लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेट जनरेट होती है जिसको हम एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर अदर वर्ड्स में टीबी डिजीज़ भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रीएक्टिवेशन अकर होती है। किसकी रीएक्टिवेशन? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया पहले डोरमेंट स्टेट में था, अब उसकी रीएक्टिवेशन हो रही है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ओवरकम हो जाता है किससे? इम्यून सिस्टम से, और वो खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है, यानी अब उसने इम्यून सिस्टम को डिफेंड कर दिया है और अब ये खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये बहुत अमाउंट में मल्टीप्लाई करेगा, खुद की रेप्लिकेशन करेगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगी और टिश्यू डैमेज होगा। कहाँ पर? लंग्स का टिश्यू डैमेज होगा और वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी। तो बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन और लंग के टिश्यू को डैमेज करेगा। जब लंग के टिश्यू डैमेज हो गए तो ये क्या है? ये एक इंजरी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से काज हुई है। और हमें पता है इंजरी के बाद इन्फ्लामेशन अकर होती है और इन्फ्लामेशन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम रीएक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा साइटोकाइंस और कीमोकाइंस की प्रोडक्शन को, जिसमें फर्दर टिश्यू की डैमेज होगी, क्योंकि ये क्या है? ये फर्दर फाइट करेंगे बैक्टीरिया से। जब ये फाइट करेंगे तो इसके रिजल्ट में फर्दर जो लंग का टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिम्टम्स मिलती है सिवियर कफिंग, बहुत ज़्यादा कफिंग होगी बहुत दिनों के लिए। चेस्ट पेन मिलेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, टिश्यू डैमेज ऑफ द लंग्स। फीवर होगा। फीवर क्यों होगा? इन्फ्लामेशन और बैक्टीरिया क्योंकि प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो उसको किल करने के लिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए। उसके अलावा उसको फटीग होगा। फटीग क्यों होगा? क्योंकि हमारे लंग्स का काम होता है कि वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करें, लेकिन अब लंग्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो थोड़ा बहुत जो काम करेगा तो वो उसको फटीग हो गया और थकावट फील होगी, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में वो ब्रीथ नहीं कर रहा और ना ही प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन उसको मिल रही है। देन वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा? हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन लंग्स में डैमेज होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगी और उसका वेट लॉस हो जाएगा। उसके अलावा नाइट स्वेट्स, ये सिम्टम्स हैं जो हमें एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस स्टेट में मिलते हैं, यानी जब उस पर्सन को टीबी डिजीज़ होती है। तो ये 3 स्टेजेस थी और ऐसा कह लें कि टाइप्स थे किसके? ट्यूबरक्यूलोसिस के। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर टीबी या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके लिए हमारे पास निमोनिक है टीबी रिस्क। तो टी स्टैंड करती है टाइट लिविंग क्वार्टर। अब जो पर्सन टाइट लिविंग क्वार्टर्स में रहते हैं, तो अगर किसी एक को वहाँ पर टीबी है तो वहाँ से इजीली एक दूसरे को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइटली क्वार्टर से। तो
इतनी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती तो वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं टीबी को डेवलप करने के लिए। और वो लोग जो बिलो या फिर एट पॉवर्टी लाइन पर हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हो सकते हैं। या फिर रेफ्यूजी इमाइग्रेंट्स, यानी जो उन एरिया से आए हैं जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के जो रेट्स थे वो ज़्यादा थे, तो उनमें भी चांस है, उनमें भी जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो डोर्मेंट फेज में हो सकता है। और क्या पता जब वो न्यू सिटी में आया है तो वहाँ पर उसका जो ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है वो रीएक्टिवेट होकर टीबी काज कर सकता है। इम्यून सिस्टम इश्यूज जैसे कि एचआईवी, जब उसको एचआईवी वायरस जब उसमें एंटर करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया डोर्मेंट फेज में वहाँ पर रहा हुआ है या फिर नया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसकी बॉडी में एंटर हुआ है तो उसको भी वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, तो वो भी रिस्क पर है टीबी को प्रोड्यूस करने के लिए। सब्सटेंस एब्यूज़ जैसे कि आईवी ड्रग यूज़र हो गए, उनमें भी इम्यून सिस्टम लो होता है तो इसकी वजह से भी वो रिस्क पर होते हैं टीबी के लिए। उसके अलावा किड्स लेस देन 5 ईयर, जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं उम्र के, वो भी रिस्क पर होते हैं टीबी के लिए। तो ये सारे रिस्क फैक्टर थे टीबी के लिए। देन डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो पहली जो हमें साइन मिलेगी वो है कफिंग। परसिस्टेंट कफिंग होगी जो कि मोर देन 2 वीक्स के लिए हमें मिलेगी। चेस्ट पेन होगा, पेन इन चेस्ट जो कि वर्सन होगा व्हेन कफिंग और टेकिंग डीप ब्रीथ। जब वो कफ करेगा और जब वो डीप ब्रीथ लेगा उस दौरान उसका जो चेस्ट पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा। कफिंग अप ब्लड या फिर जिसको हम हेमोप्टोसिस बोलते हैं, तो जब जैसे वो कफ करेगा तो उस दौरान उसको उसके माउथ से ब्लीडिंग होगी, और रेस्ट जिसका जो स्पूटम होगा वो कलर्ड होगा यानी कॉफ़ी लाइक होगा। उसके अलावा फटीक, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड और वीक बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन सप्लाई, वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा उस बंदे में। नाइट स्वेट्स होंगे, रिक्योरिंग नाइट स्वेट्स मिलेंगे। फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकता है जो कि यूजुअली 102 फ़ारेनहाइट या फिर 39 सेल्सियस हो सकता है। चिल्स मिलेंगे जिसमें वो खुद को कोल्ड फील करेगा इवन इन माइल्ड टेम्परेचर। सो दिस वाज द साइन एंड सिम्टम्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। देन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। आप किस तरह से एक ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि आइदर इसको टीबी है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होती हैं जिसको परफॉर्म करने के बाद हमें पता लगता है कि इस बंदे को टीबी है या नहीं है। तो नंबर 1 पर आती है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, पीपीडी ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, जिसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज़ करके हम टीबी को असेस करते हैं। कल्चर, ब्लड कल्चर करेंगे। स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी करवाते हैं जिसमें स्पूटम को देख कर पता लगाते हैं कि आइदर इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं जिसमें देखते हैं कि कंसोलिडेशन हमें मिल रही हैं या नहीं। ओके, तो इन सब टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। पहले डिस्कस करते हैं पीपीडी ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ठीक है, पीपीडी बोले या फिर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट बोले, बात सेम है। ये क्या है? पीपीडी का मतलब है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, आल्सो नोन एज ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि यूज़ होता है टू असेस इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हम स्मॉल अमाउंट में पीपीडी की इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे उस पर्सन की फोरआर्म स्किन में, और उसके अलावा रिएक्शन का वेट करेंगे अंटिल 48 to 74 आवर्स। 48 से 74 आवर्स के बाद वहाँ पर हमें इंड्यूरेशन मिलेगी। इंड्यूरेशन का क्या मतलब है? जो स्किन है वो ऊपर की तरफ उसका बम्प होगा यानी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम इंड्यूरेशन बोलते हैं। ओके, जिसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेंगे? एक होती है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव। पॉजिटिव में जो रेज्ड फ्रेम बम्प यानी जिसको हम इंड्यूरेशन बोलते हैं वो 10 मिलीमीटर या फिर इससे ज़्यादा हमें मिलेगा। अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है जो टीबी इन्फेक्शन है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव रिएक्शन में हमें 10 मिलीमीटर से कम मिलेगा। जो इंड्यूरेशन है या फिर फ्रेम बम्प है उसकी साइज़ हमें 10 मिलीमीटर से कम मिलेगी, तो इसका मतलब है वो बंदा नेगेटिव है टीबी के लिए। देन लिमिटेशंस क्या हो सकती है इस टेस्ट के लिए? फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, और फॉल्स रिजल्ट हमें उनमें भी मिल सकते हैं जिनमें क्रॉस रिएक्टिविटी हुई है माइकोबैक्टीरिया में। तो यहाँ पर कुछ ये वैल्यूज़ हैं
जिसको हम देखकर डायग्नोस करेंगे। अगर आपको 15 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए अगर आपको जो बम्प है उस पर्सन का वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल रहा है तो वो पर्सन पॉजिटिव है टीबी के लिए। अगर 10 मिलीमीटर मिल रहा है बम्प आपको और वो बंदा HIV का है तो रिसेंट कंटेंट ऑफ पर्सन विथ टीबी और इंडिविजुअल विथ फिब्रोटिक चेंज ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ कंसिस्टेंट विथ पीरियड टीबी, जो HIV वाला बंदा है उसमें आपको 10 मिलीमीटर तक मिलेगा बम्प, और 5 मिलीमीटर वो इंडिविजुअल्स जिसमें इम्यूनोसप्रेशन है जैसे कि HIV, और जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं उनमें आपको 5 मिलीमीटर तक भी मिल सकता है। ओके, देन हम टेस्ट करते हैं स्पूटम स्मीयर फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। स्पूटम स्मीयर टेस्ट में एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि अगेन हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की प्रेजेंस को असेस करते हैं स्पूटम सैंपल में। इसका प्रोसीजर किस तरह से है? प्रोसीजर इस तरह से है कि हम स्पूटम सैंपल को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, उसके बाद उसको हम स्टेन करते हैं फ्लोरेसेंट डाइस और एसिड फास्ट स्टेन से, और उसको अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्जामाइन करते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब एसिड फास्ट बेसिलाई की प्रेजेंस हमें दिखेगी, यानी जो बैक्टीरिया है वो रेड कलर डाई करेंगे खुद को, तो जिसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। तो अंडर द माइक्रोस्कोप हमें जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो उनकी प्रेजेंस मिलेगी, जिसका मतलब है कि उसको कन्फर्म टीबी है। नेगेटिव रिजल्ट में हमें एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है, और ये सजेस्ट टीबी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा। आप मज़ीद कंफर्म करने के लिए दूसरी टेस्ट करें। लिमिटेशन क्या है इस टेस्ट की? स्पूटम स्मीयर को इसमें लिमिटेड सेंसिटिविटी होती है ऑलमोस्ट 50 से 80%, और स्पेसिफिसिटी इसकी अगर हम बात करें तो 90 से 95% तक होती है, जिसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं अगर वो बंदा जो है उसको लो बैक्टीरियल लोड दिया हुआ है, यानी उस बंदे में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो सही लेकिन वो थोड़े अमाउंट में है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में भी हमें फॉल्स टेस्ट मिल सकती है स्पूटम स्मीयर की फॉर टीबी। देन ब्लड टेस्ट करते हैं टीबी के लिए। ब्लड टेस्ट जैसे कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे ये यूज़ होती है टू डिटेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि इसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को देखते हैं इस टीबी की स्पेसिफिक एंटीजन से मैयर होने के बाद, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो टीबी की स्पेसिफिक एंटीजन को रेस्पॉन्स करता है, तो इसको हम मैयर करते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स इसकी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को टीबी है, और नेगेटिव रिजल्ट सजेस्ट नो टीबी इन्फेक्शन और नीड फॉर फर्दर टेस्टिंग। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ब्लड टेस्ट में जो सेंसिटिविटी है वो वेरी करती है 70 से 90% तक, और इसकी स्पेसिफिसिटी 90 से 95% तक होती है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करें तो ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में हमें फॉल्स रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन से ट्यूबरक्यूलोसिस के अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो उस एक्सरे में आपको ट्यूबरक्यूलोसिस का जो एक्सरे है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें कंसोलिडेशन होगी टीबी की। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन का यूज़ किया जाता है जहाँ पर टीबी का हाई रिस्क होता है। तो वैक्सीन का नाम है BCG, बेसिलाई कालमेट ग्यूरेन, जो कि एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इसके रूट की बात करें तो ये इंट्राडर्मली लगाई जाती है, और डोज की अगर हम बात करें तो इसका डोज 0.05 से 0.1 ml तक होता है। और प्रिवेंशन की बात करें तो ये BCG वैक्सीन मेनिंजाइटिस टीबी और मोस्टली पल्मोनरी टीबी को भी प्रिवेंट करती है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो ये वैक्सीन मेनिंजाइटिस टीबी को प्रिवेंट करती है। उसके अलावा डिससेमिनेटेड ट्यूबरक्यूलोसिस को भी ये प्रिवेंट करती है कुछ हिस्से तक। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए 4 मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, जिसकी निमोनिक है राइप, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, पेरिजेनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल। तो 1 बाय 1 करके इनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिफाम्पिन। रिफाम्पिन का अगर हम बात करें इसकी फार्माको
डायनामिक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो रिफॉर्मपिन स्टॉप करती है आरएनए पॉलीमरेज, जिसका मतलब है ये बैक्टीरिया को किल करती है। तो इसमें हम उस पेशेंट को इस मेडिसिन से रिलेटेड एजुकेट करेंगे। बॉडी, उसका जो बॉडी का फ्लूइड है वो ऑरेंज कलर में टर्न हो सकता है एंड विल स्टेन सॉफ्ट कंटेंट लेंस, वियर हार्ड लेंस। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल लेस इफेक्टिव हो सकती है इस मेडिसिन को लेने की वजह से, और सन बर्न भी इजीली हो सकते हैं। तो ये सारी इस रिफॉर्मसिन मेडिसिन की क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम उस पेशेंट को एजुकेट करेंगे। ठीक है। देन सेकंड मेडिसिन है एसोनियाजिड या फिर आईएनएच। इसका काम होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करती है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती हैं। और मेन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो विटामिन B6 लेवल को डिक्रीज़ करती है। सो इट्स में नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। उसके अलावा विटामिन्स के हम सप्लीमेंट्स लेने की यहाँ पर नीड होती है। और यहाँ पर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी को देखते हैं, क्योंकि इसमें टिंगलिंग एक्सट्रीमिटीज़ में हो सकती है और टायर्ड और डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसमें मोस्टली हम मॉनिटर करते हैं लीवर फंक्शन एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी को। नेक्स्ट है पेरिजेनामाइड। इसका काम होता है कि ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती है, यानी ये बैक्टीरियाज को किल करती है। सो वॉच इन पेशेंट हु आर डायबिटिक, हैव किडनी प्रॉब्लम्स और गाउट, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये गाउट यानी यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करती है। तो जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उनमें हमने ये एहतियात से देनी होगी, क्योंकि ये यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज़ करती है। जैसे यूरिक एसिड लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगी तो कंडीशन अगर होती है जिसको हम गाउट बोलते हैं। सो हम मॉनिटर करेंगे यूरिक एसिड की लेवल, लीवर एंड किडनी फंक्शंस को, और उसके अलावा जीआई अपसेट हो सकता है, तो इसलिए हम इस मेडिसिन को फूड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे। देन लास्ट मेडिसिन है इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल का काम होता है कि ये आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप करती है, यानी ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, जो कि प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, यानी ये बैक्टीरिया को फर्दर ग्रो होने नहीं देती। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लामेशन करती है, तो इसके लिए आपको रेगुलर आई चेकअप करना होता है। विजन चेंजेस हो सकती हैं, ब्लड और कलर चेंज हो सकता है। ऑलवेज इसमें आपने पेशेंट की विजन को असेस करना है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी देखना है, क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, तो हमने नंबनेस और बर्निंग इन एक्सट्रीमिटीज़ को भी असेस करना है। तो ये 4 मेडिसिन थी। उसके बाद डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। एज अ नर्स आपका क्या काम है, ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट को किस तरह से आप मैनेज करेंगे। तो पहले तो आप उसकी जो मेडिकेशन है उसको टाइम पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे। गिव एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिकेशन जैसे कि वो प्रिस्क्राइब की हुई है, और उसके अलावा उसके साथ साथ आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी मॉनिटर करेंगे। देन आप उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, जिसमें उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर आ गया, और रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, ब्रोंकोडायलेटर्स और चेस्ट फिजियोथेरेपी अगर उसको नीड में है तो। देन उसके रेस्ट हम इनकरेज रेस्ट के लिए करेंगे, और उसके अलावा फर्दर जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करेगा उतनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, तो हम उसको बोलेंगे कि ज़्यादा से वो रेस्ट करें। देन हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर। ओके, बिकॉज एज वी नो कि जो टीबी है वो हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, तो इसकी ट्रांसमिशन के बारे में भी उस पेशेंट और उस पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है कि किस तरह से ये ट्रांसमिट होती है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से है, और ख़ुद की सेल्फ केयर किस तरह से कर सकते हैं। देन लास्ट में उनकी न्यूट्रिशन को प्रमोट करेंगे, जिसमें हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो बैलेंस डाइट लें और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें अगर उनको नीड में है, जैसे कि विटामिन B6। Okay, so this was the whole concept about tuberculosis. Thank you so much for watching my video, and also don't forget to subscribe my channel.